एनसीईआरटी कक्षा 7 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारा भारत द्वितीय के दूसरे अध्याय का शीर्षक नए राजा और उनके राज्य है। यह अध्याय आप जानते हैं मध्यकालीन भारत यानी लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उभरे नए राजवंशों और उनके राज्यों के बारे में बताता है। 7वीं शताब्दी के बाद भारत में कई नए राजवंशों का उदय हुआ, जैसे पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और दक्षिण में चोल। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इन राजवंशों ने स्थानीय स्तर पर अपनी सत्ता स्थापित की। पाल वंश, जो बंगाल और बिहार में था, बौद्ध धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को, आप कह सकते हैं, खूब समर्थन दिया। गुर्जर प्रतिहार, जो पश्चिमी भारत में थे, विदेशी आक्रमणों, खासकर अरबों के खिलाफ भारत की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रकूट, जो दक्कन क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, उन्होंने एलोरा की गुफाओं और कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इन राजवंशों ने क्षेत्रीय संस्कृति, कला और धर्म को बढ़ावा दिया, और सच कहें तो इनकी वजह से उस समय की सभ्यता और भी समृद्ध हुई। राजा वह सर्वोच्च शासक होता था और उसके अधीन सामंत और अधिकारी काम करते थे। सामंतों को भूमि दी जाती थी और इसके बदले में वे राजा को सैन्य सहायता और कर प्रदान करते थे। भूमि कर, जिसे भाग या भोग भी कहा जाता था, मुख्य आय का स्रोत था। इसके अलावा व्यापार और शिल्प से भी कर वसूला जाता था। राज्यों की शक्ति असल में उनकी सेना पर निर्भर करती थी, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार और युद्ध हाथी शामिल होते थे। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही था। सिंचाई के लिए तालाब और नहरें बनाई गईं ताकि खेती अच्छी तरह हो सके। भारत का विदेशी व्यापार, जैसे रोम, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, सचमुच काफी समृद्ध था। मसाले, कपड़े और रत्न निर्यात किए जाते थे। सिक्कों का भी खूब उपयोग होता था, जैसे राष्ट्रकूटों के द्रह्म और पाल वंश के सिक्के। कन्नौज, तंजावुर और उज्जैन जैसे शहर व्यापार और प्रशासन के प्रमुख केंद्र थे। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जाति व्यवस्था समय के साथ और कठोर होती जा रही थी। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही काफी प्रचलित थे। जैन धर्म भी कुछ क्षेत्रों में प्रभावशाली था। राष्ट्रकूटों का कैलाश मंदिर, जो एलोरा में है, और चोलों के बृहदेश्वर मंदिर की भव्यता सचमुच अद्भुत है। अजंता एलोरा की गुफाओं में हमें बौद्ध और हिंदू कला का सुंदर मिश्रण भी देखने को मिलता है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय वे विदेशी छात्रों को भी आकर्षित करते थे। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच निरंतर युद्ध होते रहे। अरबों ने सिंध पर कब्जा किया, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों ने उनके आगे बढ़ने को रोक दिया। इन युद्धों ने राज्यों को कमजोर किया, जिससे बाद में तुर्की आक्रमणों का रास्ता आसान हो गया। दक्षिण भारत में चोलों का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। चोलों की स्थानीय स्वशासन प्रणाली यानी ऊर और सभा काफी प्रभावी थी। चोल मंदिर, जैसे कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और कांस्य मूर्तियां, सच में विश्व प्रसिद्ध हैं, और चोलों की शक्तिशाली नौसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार और साम्राज्य विस्तार किया। यह अध्याय मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय, उनके प्रशासन और सांस्कृतिक योगदान को दर्शाता है। अलग अलग राजवंशों ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को वाकई समृद्ध किया। त्रिपक्षीय संघर्ष और सामंतवाद इस काल की प्रमुख विशेषताएं थीं। चोल वंश की नौसेना और स्थापत्य कला ने भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। यहाँ एनसीईआरटी कक्षा 7 के इतिहास के दूसरे अध्याय नए राजा और उनके राज्य के आधार पर आपके प्रश्नों के संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अध्याय के संदर्भ में और जहां आवश्यक हो अतिरिक्त जानकारी के साथ दिया गया है।
त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्षपाल वंश जो बंगाल और बिहार में था, गुर्जर प्रतिहार वंश जो पश्चिमी भारत में था और राष्ट्रकूट वंश जो दक्कन में था, ये तीनों शक्तियां कन्नौज पर नियंत्रण के लिए 8वीं से 10वीं शताब्दी तक आपस में संघर्ष करती थीं, क्योंकि कन्नौज व्यापार और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें थीं। व्यक्ति को गांव का निवासी होना चाहिए, उसे भूमि का स्वामी होना चाहिए और कर चुकाने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही उसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए और उसे किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए। सभा एक स्थानीय स्वशासन संस्था थी जो गांवों के प्रशासन और मंदिरों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले नगर कौन कौन से थे? मुख्य नगर थे दिल्ली और अजमेर। चाहमान, जिन्हें चौहान वंश भी कहा जाता है, ने 12वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में अपनी शक्ति बढ़ाई और इन नगरों को अपने नियंत्रण में लिया। अजमेर उनका मुख्य केंद्र था। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? इसके कई कारण थे। सबसे पहले उन्होंने एक शक्तिशाली सेना बनाई जिसमें युद्ध, हाथी और घुड़सवार शामिल थे। उन्होंने उत्तर में गुर्जर प्रतिहारों और दक्षिण में चालुक्यों को हराया। दक्कन के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण और समृद्ध कृषि से उनकी आय बढ़ी, जिससे आर्थिक समृद्धि आई। इसके अलावा एलोरा के कैलाश मंदिर जैसे भव्य निर्माण ने उनकी शक्ति और वैभव को भी दर्शाया। राष्ट्रकूटों ने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्कन में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए कई तरह के कार्य किए, जैसे मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को संरक्षण दिया गया, जैसे पाल वंश ने नालंदा विश्वविद्यालय को समर्थन दिया था। इसके अलावा ब्राह्मणों और विद्वानों को दान और भूमि भी प्रदान की गई। भव्य मंदिरों और स्मारकों का निर्माण करवाया गया, जैसे चोलों का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर। साथ ही स्थानीय परंपराओं और संस्कृति को अपनाया ताकि जनता के बीच स्वीकृति मिल सके। ये सारे कार्य राजवंशों को धार्मिक और सामाजिक समर्थन दिलाने में काफी मदद करते थे। तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ तालाब, जिन्हें एरी कहा जाता है, वर्षा जल संग्रह के लिए बनाए जाते थे। नहरें नदियों से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बनाई जाती थीं। वहीं कुएं भी छोटे पैमाने पर सिंचाई के लिए इस्तेमाल होते थे। चोलों ने इन व्यवस्थाओं को संगठित रूप से प्रबंधित किया, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा और पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। चोल मंदिरों के साथ जुड़ी कई गतिविधियां थीं। धार्मिक रूप से यहाँ पूजा अर्चना, उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान होते थे। सामाजिक स्तर पर मंदिरों में सामुदायिक सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। आर्थिक दृष्टि से देखें तो मंदिरों को दान में भूमि और धन मिलता था, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता था। इसके अलावा शैक्षिक गतिविधियां भी होती थीं। मंदिरों में वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। दरअसल चोल मंदिर, जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, केवल धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी प्रमुख केंद्र थे। तो चलिए आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। क्या ये नकद के रूप में हैं, वस्तु के रूप में हैं या श्रम सेवाओं के रूप में? आज के करों को समझना थोड़ा जरूरी है। नकद के रूप में हमारे पास आयकर है, जो व्यक्तियों और कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। फिर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी है, जो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगता है। साथ ही कॉर्पोरेट कर भी है, जो व्यवसायों की आय पर वसूला जाता है। वस्तु के रूप में आजकल कर सामान्यतः वस्तु के रूप में नहीं वसूले जाते, लेकिन कुछ स्थानीय कर जैसे संपत्ति कर संपत्ति के मूल्य पर आधारित हो सकते हैं। श्रम सेवाओं के रूप में आधुनिक भारत में श्रम सेवाओं के रूप में कर वसूलने की प्रथा अब नहीं है। अगर हम पूरा विवरण देखें तो आधुनिक कर प्रणाली डिजिटल और नकद आधारित है और ये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित होती है। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप https://incometaxindia.gov.in पर जा सकते हैं। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? देखिए, भिन्नताएं इस तरह थीं। केंद्र बनाम विकेंद्र। मध्यकाल में सामंतवाद के कारण प्रशासन विकेंद्रित था, जबकि आज का प्रशासन केंद्रीकृत और लोकतांत्रिक है।
कर प्रणाली की बात करें तो तब कर वस्तु जैसे अनाज और श्रम के रूप में भी वसूले जाते थे, आज केवल नकद में लिए जाते हैं। न्याय व्यवस्था में भी फर्क था, तब राजा या सामंत न्याय देते थे, आज हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है। चुनाव की प्रक्रिया भी अलग थी, तब शासक वंशानुगत होते थे, जबकि आज नेतृत्व चुनाव द्वारा चुना जाता है। कुल मिलाकर मध्यकालीन प्रशासन राजा केंद्रित और सामंती था, जबकि आधुनिक भारत में संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। देखिए, इसके पीछे कई कारण थे। आर्थिक समृद्धि, कन्नौज व्यापार का केंद्र था और गंगा घाटी उपजाऊ कृषि क्षेत्र थी। रणनीतिक महत्व भी था, कन्नौज उत्तर भारत का प्रवेश द्वार था, जो सैन्य दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी कम नहीं था। कन्नौज हिंदू और बौद्ध धर्म का केंद्र था, जिससे शासकों को धार्मिक वैधता मिलती थी। तो कन्नौज पर नियंत्रण से शासकों को आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति प्राप्त होती थी। प्राचीन व मध्यकाल के राजाओं द्वारा कई तरह के दावे किए जाते थे। आपके विचार से ऐसे दावे क्यों किए जाते होंगे? कारण कुछ इस तरह थे। वैधता दावे, जैसे चक्रवर्ती सम्राट उनकी सत्ता को धार्मिक और सामाजिक वैधता प्रदान करते थे। प्रतिष्ठा, भव्य उपाधियां और दावे शासकों की शक्ति और प्रभाव को बढ़ाते थे। प्रतिद्वंद्विता भी थी, अन्य राजाओं पर श्रेष्ठता दिखाने के लिए। प्रजा का समर्थन भी एक वजह थी। दावों से प्रजा में भय और सम्मान की भावना उत्पन्न होती थी। इस तरह ये दावे शासकों को जनता और अन्य राजाओं के सामने शक्तिशाली और ईश्वर चुने हुए के रूप में प्रस्तुत करते थे। विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण थे। आर्थिक लाभ, अधिक क्षेत्रों पर नियंत्रण से कर और व्यापार में वृद्धि होती थी। सैन्य शक्ति, बड़े क्षेत्र ने उनकी सेना को मजबूत किया और विदेशी आक्रमणों जैसे तुर्कों से सुरक्षा दी। प्रतिष्ठा भी एक बड़ा कारण था। क्षेत्र विस्तार से चाहमानों की प्रतिष्ठा बढ़ती थी, जो उन्हें अन्य राजवंशों पर श्रेष्ठता दिलाता था। रणनीतिक नियंत्रण भी जरूरी था। दिल्ली और अजमेर जैसे क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। इस तरह चाहमानों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करके उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत की, खासकर पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में। अगर आप किसी प्रश्न पर और विस्तार चाहते हैं तो कृपया बताइए।